जय हिंद। ज्योमेट्री की आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। इसके पहले हमने रेखा और कोण का, लाइन और एंगल का लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले बताया था ज्योमेट्री का ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने बताया था समतल क्या होता है, उसके बाद समतल पर बिंदु रखा था, फिर बिंदु के प्रकार बताए थे। उसके बाद रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद कोण बताया था, कोण की इकाई क्या होती है, कोण के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हमने पहले बताया था शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण या सरल कोण, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद बताया था पूर्ण कोण, ये सब बताया था। फिर कोण के प्रकार के बारे में बताया था हमने। कोट पूरक कोण जिसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद समपूरक कोण जिसको सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने बाह्य कोण, इन सब में क्या अंतर होता है। और अवगिरित और अवधारणीय, एक्सियम और पास्टोलेट, इन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइएंगल। त्रिभुज की आकृति ऐसे बनती है, ठीक। त्रिभुज ट्राइंगल या त्रिभुज की आकृति है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिभाषा, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी त्रिभुज की यहाँ से। तो जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, सबसे पहले हमने बताया था समतल क्या होता है, उसके बाद बिंदु बताया था। तो यहाँ से कहेंगे एक समतलीय, ठीक है। सबसे पहले कहेंगे एक समतलीय तीन असंरेख बिंदुओं को, एक समतलीय तीन असंरेख बिंदुओं को, फिर बिंदु के बाद रेखा बताया था, रेखाखंड बताया था। तो कहेंगे एक समतलीय तीन असंरेख बिंदुओं को तीन रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक समतलीय तीन असंरेख बिंदुओं को तीन रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा, इसके तीनों फिगर या तीनों नाम से पता चलती है। त्रिभुज जिसमें ऐसी आकृति जिसमें त्रि मतलब तीन, यहाँ से तीन निकलेगा, और भुज जिसमें तीन भुजाएं हों, और ट्राई, यहाँ से ट्राई मतलब थ्री, तीन एंगल हों, ठीक है। एंगल मतलब कोण, और उसके बाद तीन शीर्ष हों, ठीक। ये शीर्ष होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, भुजाएं, ठीक है, जिसको आर्म्स कहते हैं या फिर साइड कहते हैं, ठीक। साइड कहते हैं। अब जब आप समरूपता पढ़ेंगे वहाँ साइड एंगल, साइड 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 ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद तीन बिंदु हों, ठीक। बिंदु या शीर्ष कह सकते हैं, तीन शीर्ष हों जिसको वर्टिसेस कहते हैं, तीन शीर्ष हों जिसको वर्टिसेस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं तीन असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदु हों, ठीक है। और तीन क्या हों, तीन भुजाएं हों, तीन शीर्ष हों, और तीन क्या हो, कोण हो, ठीक है। तीन कोण हो, कोण जिसको एंगल कहते हैं, ठीक। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण हो, और वो आकृति बंद हो, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भुजाएं क्या क्या मिली हमें, अगर नाम लिखना चाहें यहाँ से, तो भुजा क्या क्या मिली। देखो, इसको दूसरी तरीके से अगर मानना हो तो ए के सामने हम स्मॉल ए मानते हैं भुजा को, और सी के सामने स्मॉल सी मानते हैं भुजा को, और बी के सामने स्मॉल बी मानते हैं भुजा को, ठीक है। तो यहाँ से भुजाएं कह सकते हैं, या फिर ऐसे कहिए ए बी और बी सी और सी ए, या फिर ऐसे कह सकते हो ए बी मतलब यहाँ से कौन सी भुजा है, सी है, और बी सी मतलब क्या है, ए है, और ए सी मतलब या सी ए मतलब बी है, ठीक है। तो भुजाएं क्या कह सकते हैं, ए बी सी, इस तरीके से हम भुजाएं कह सकते हैं। उसके बाद तीन शीर्ष, शीर्ष क्या है, कैपिटल में होंगे शीर्ष, ए बी सी, ठीक है। तीन शीर्ष हैं, ठीक। तो शीर्ष को क्या कहते हैं, शीर्ष मतलब बिंदु, जो बिंदु है
जो जब दो भुजाएं मिलती हैं किसी एक बिंदु पर तो उसको शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 3 ये शीर्ष हैं, इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और भुजाओं के हम लगभग क्या क्या लिखते हैं, भुजाओं को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर लिखना हो, दर्शाना हो तो स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर LETTERS, ठीक है। भुजाओं को हम लगभग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और जो शीर्ष हैं, जो बिंदु हैं, उनको हम कैपिटल लेटर में। इसको हम पहले बता दिया था, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बातें याद रख लीजिए बस। उसके बाद 3 कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं, जैसे एक कोण ये है, ये कोण ये और एक कोण ये। तो ये कोण A कामा कोण B कामा कोण C, इस तरीके से दर्शाते हैं। या फिर कह सकते हैं कोण BAC, या फिर कोण BAC, या फिर CBA, कोण CBA, या फिर ये वाला कोण BCA, कोण BCA। जो बीच में रहेगा, जो लेटर बीच में रहेगा वही कोण होता है, ठीक। तो ये था बेसिक त्रिभुज के बारे में। अब देखते हैं कि त्रिभुज कैसे बनेगा, जब इन भुजाओं की लंबाई क्या होगी कि त्रिभुज बन जाए, ठीक है। अभी तो है ये त्रिभुज की परिभाषा क्या है, इसके क्या क्या कोण होते हैं, क्या क्या शीर्ष होते हैं, इन सबको कैसे दर्शाते हैं, ये सब तो बेसिक रूल है, ठीक है। त्रिभुज कैसे बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। अब देखते हैं त्रिभुज कैसे बनेगा, उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं। तो आइए अब देखते हैं त्रिभुज बनने की शर्तें क्या होती हैं। शर्तें, ठीक है, शर्तें। कोई त्रिभुज कैसे बनेगा, उसकी भुजा की लंबाई क्या क्या होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। तो पहला रूल है कि कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी वह त्रिभुज बनेगा। तो जैसे हमने एक भुजा को मान लिया 7 और दूसरी भुजा को मान लिया 5, भुजा मतलब वही रेखाखंड, और तीसरी भुजा को मान लिया यहाँ पर कितना, 2, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो एक हमने 7 यहाँ ड्रा कर दिया, ठीक, और दूसरा 5 यहाँ ड्रा कर दिया, ठीक, और 2 को यहाँ ड्रा कर दिया ऐसे। तो जब 5 और 2 को मिलाएंगे तो इसके संपाती हो जाएगी ना, तीसरा संरेख बिंदु है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 + 2 बराबर 7 किया जा रहा है ना, 7 बराबर 7। तो यहाँ से ये बनना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे 7 और एक 5 यहाँ तक गई और 2 यहाँ तक, मतलब ये 2 यहाँ तक आई, ठीक है। 5 मान लीजिए यहाँ तक गई और 2 यहाँ तक आई, तो बीच में थोड़ी जगह बच जा रही है। लेकिन त्रिभुज बनना है तो उसको दोनों को इस 7 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों का योग। तो इसीलिए क्या होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे अभी यहाँ हम करते हैं एक 5, ठीक, और दूसरी 4 और तीसरी 3, ठीक है। 5 4 3 ये रेखाखंड है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो पहली 5 हो गई, ठीक, ये 5 हो गई, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ये 5 हो गई, ठीक। उसके बाद 4, यहाँ तक 4 आए, ठीक, 4, उसके बाद 4 3 7, कहने का मतलब यहाँ तक मान लीजिए 4 आए, इधर थोड़ा ज़्यादा दूर कर देते हैं, ये 4 आए यहाँ तक, और इधर फिर यहाँ 4 और 3, ये 5 है, 4 3 7, कहने का मतलब यहाँ तक आ जाएगी, ये पूरी रेखा यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। 4 3 7, अब ये इससे ज़्यादा हो गई, 4 यहाँ तक आई और 3 यहाँ तक, अब ये ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। ये 5, ठीक, ये 5 दिख रहा है, ये 5 और ये 4 है ना, और ये 3, तो अब त्रिभुज यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये है पहली शर्त। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b + c, तो यहाँ से b + c ये बड़ा होगा किससे, a से, और क्या बच रहा है, a + c ये बड़ा होगा b से, ठीक है। दो भुजाओं का ऐसे लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं में संबंध क्या है।
पहले ये लिख सकते हैं, ये सब एक ही बात हुई। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और नंबर दूसरा, दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, अगर इसी को पक्षांतर कर देते हैं, अगर बराबर हटाकर, तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ से क्या है, हाँ ये वाला पक्षांतर करने पर मिलेगा, तो यहाँ से a माइनस बी, और ये इधर खुल जाएगा ब्रैकेट, जब b को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और c, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, इसी से मिलता है, मतलब इसी को पक्षांतर करेंगे, ये पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये मिलता है, ठीक है। तो दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, और दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, ठीक। तो यहाँ ऐसे हम माड लगा देते हैं, ठीक। माड का मतलब ये दोनों मान जो है माइनस नहीं होगा, जैसे -x है तो ये मान हमेशा x आता है, माड लगा है, ठीक है, तो माड लगा देते हैं, मापांक जिसको कहते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर b माइनस सी माड छोटा होगा, यहाँ क्या छूट रहा है, a छूट रहा है, और यहाँ बी सी हो गया, अब ए सी लिख देते हैं, a माइनस सी, ठीक, और छोटा होगा किससे, बी से, ठीक। तो ये दो रूल हैं त्रिभुज के। कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, ठीक है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो, तभी वो त्रिभुज बनेगा। बनना संभव है, या बनेगा, या बन जाएगा, बनता रहेगा, ठीक है। देखिए इसको फिगर से अगर समझते हैं, देखिए जैसे यहाँ 12 है और ये 4 है, ठीक, ये 12, 4 और 13, तो दो भुजाओं, कोई दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो, तो 12, 4, 16, 16 दो भुजाओं का योग बड़ा है किससे, तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का अंतर क्या हो, तीसरी भुजा से छोटा हो, ठीक है। तो 12 में से 4 गया, 8 हो जाएगा, यहाँ से 8, ये छोटा होना चाहिए किससे, 13 से। तो दो भुजाओं का योग बड़ा हो, दो भुजाओं का अंतर छोटा हो तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर भी 7, 5, 7, 5, 12, ये बड़ा है किससे, 3 से, ठीक है, ये बड़ा है 3 से, और 7 में से 5 गया, कोई दो भुजा को आप माइनस कर दीजिए, तो क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो 7 में से 5 गया 2, ये छोटा है किससे, 3 से। दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का अंतर जो है छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज संभव है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये दोनों 7, 2, 9 हो जा रहा है। देखिए जब इसको उठाएंगे और मिलाएंगे, रखेंगे, ठीक है, तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ 7, 2, 9, 9 बराबर 9 हो जाएगा, लेकिन क्या रूल है, बड़ा होना चाहिए योग, और अंतर छोटा होना चाहिए। तो 9 में से 2 गए 7, अब यहाँ 7 बराबर 7, ठीक है। तो कहने का मतलब ना योग बड़ा आ रहा है, ना अंतर छोटा आ रहा है, तो ये भी त्रिभुज संभव यहाँ नहीं है। ये दोनों तो संभव हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, यह त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पहली है, और दूसरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए तीसरी भुजा x है, ठीक है, तीसरी भुजा x है, तो x का मान क्या होगा, तो इनको पहले जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ेंगे 8 + 15 कितना आ जाएगा, 15, 8, 23, और घटाएंगे तो घटाया जाएगा हमेशा बड़े में से छोटा, इसीलिए हम अपांक लगा है। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा। तो x का मान क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, और 23 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए और 23 से छोटा होना चाहिए, तभी वो हमारा त्रिभुज संभव होगा। यहाँ देखिए लग गया ना, त्रिभुज में पॉइंट और डॉट, रेखा, ये सब अब ये लग गया तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा, ये सिर्फ छोटा होगा, ठीक है, x का मान 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब तीसरी भुजा क्या होगी, 7 से बड़ी होगी, कहने का मतलब 8 हो सकती है ना, 8, 8, 9, 10 ऐसे 23 तक हो सकती है बस, ठीक है। 23 से छोटा 23 भी नहीं होगे, ठीक है, 23 हो गया अगर तो बराबर हो जाएगा। 23 से छोटा मतलब 8 से बड़ा, है ना, तो 8, 9 ऐसे ऐसे 22 तक होगा, 23 नहीं होगा, ठीक है, 23 नहीं होगा ना, 7 होगा। तो 7 से बड़ा होना चाहिए और 23 से
छोटा होना चाहिए x का मान, तभी ये त्रिभुज बनना संभव होगा, बनता रहेगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है और त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने से पहले हम समझेंगे त्रिभुज का अभ्यंतर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज के अंदर का भाग। तो समतल का वह भाग जो किसी त्रिभुज से घिरा होता है त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाता है। समतल का वह भाग जो किसी त्रिभुज से घिरा होता है त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाता है। और इन्हीं, ठीक है, समतल का वह भाग जो किसी त्रिभुज से घिरा होता है, जो किसी त्रिभुज से घिरा होता है त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाता है। और इन्हीं अभ्यंतरों के सम्मिलन को क्या कहते हैं, त्रिभुज का प्रदेश। और जब ये प्रदेश मतलब रीजन, इसी रीजन को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये तो सब था दुनिया भर का गाथा। ठीक है, अब बेसिक जो फार्मूला होता है, जो त्रिभुज का फार्मूला होता है, क्या होता है, त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, सिर्फ बेसिक त्रिभुज का फार्मूला यही है। ठीक है, त्रिभुज का बेसिक फार्मूला क्या है, हमेशा यही लगेगा, हर जगह त्रिभुज का फार्मूला पूछे तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, इसकी ऊंचाई होता है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, त्रिभुज की ऊंचाई। और ये जो जिस पर लंब डाला जाता है वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। इसको हमने क्या माना था, ए। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एच फॉर हाइट। ठीक है, तो या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/2 ए इंटू एच। ठीक है, ए मतलब, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/2 BC गुणे एच। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, सम्मुख शीर्ष से, मतलब किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। और जिस पर लंब डाला जाता है वो क्या होता है, उसका आधार होता है। तो बेसिक फार्मूला त्रिभुज का यही है। वैसे तो त्रिभुज के कई फार्मूले हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का √3/4 A² मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हीरो सूत्र है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है, यस बराबर है A + B + C/2 है। ठीक है, क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, पहले हम जानते थे यस क्या है, यस पता नहीं क्या है, यस हम जानते थे कि परिमाप ही है। ठीक है, ये दो इधर उधर समझते नहीं, अभी जब परिमाप बताया जाएगा समझ आइएगा। यस क्या है, यस अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप, यस क्या है, यस अर्ध परिमाप है। ठीक है, और एक फार्मूला है, अगर कोई एक भुजा दी गई हो, कोई दो भुजा दिया गया हो और उनका कोण दिया गया हो, तो ए बी और इंटू साइन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई एक कोण दिया गया हो और दो भुजा दिया गया हो तो उनके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो कई फार्मूले हैं लेकिन बेसिक फार्मूला जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज जब लिखना हो तो ऐसे त्रिभुज बना दिया करो जल्दी से, बस त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जितनी भुजाएं हैं त्रिभुज की, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है, परिमाप। जैसे ये त्रिभुज है यहाँ पर, है ना, त्रिभुज ये ABC। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी ये भुजा क्या है, A है, और ये भुजा B है, और ये भुजा C है। ठीक है, ये सभी भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, परिमाप
परिमाप, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी। ए यूनिट मतलब ए सेंटीमीटर, इंच कुछ भी हो सकता है, ए बी सी मतलब ए इंच, बी इंच, सी इंच। कहने का मतलब अगर त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 4, 5 3 8 4 12, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया, 12 यूनिट। जब कोई मात्रक ना दिया गया हो तो यहाँ इकाई लिखते हैं, ठीक है। इकाई के मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो इकाई होती है वो इकाई वर्ग लिखा जाता है, ठीक है, इकाई वर्ग। और परिमाप का क्या लिखा जाता है, परिमाप का सिर्फ इकाई लिखा जाता है, ठीक है। इकाई मतलब उसकी इकाई मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, है ना, किलोमीटर, ये सब इकाइयाँ होती हैं। तो जब त्रिभुज की जो निकालना हो, अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जब क्षेत्रफल निकालिए, जैसे 12 आया तो 12 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर में इकाई है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होगा, परिमाप इकाई, जैसे परिमाप अगर मान लीजिए यहाँ 12 आया तो 12, यहाँ पर अगर मान लीजिए सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये 5 मीटर, क्यों ये वर्ग होता है, देखिए जैसे यहाँ पर आधार x है और गुणे ऊंचाई, जैसे आधार मीटर है और ऊंचाई भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ घात 1 होती है, यहाँ घात 1 होती है, ये घात क्या होती है, दोनों जुड़ जाती है, आधार के समान रहने पर घात से घात जुड़ जाती है। और यहाँ सब ऐड हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है, लेकिन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ जुड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेगी, है ना, यहाँ पर सिर्फ इकाई ही लिखा जाएगा। तो क्षेत्रफल में इकाई का वर्ग लिखा जाता है और परिमाप में सिर्फ इकाई लिखी जाती है। इकाई जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, और यहाँ पर इकाई मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर और फुट, है ना, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन क्यों होता है इसको हम देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज है या कोई भी आकृति है तो उसमें दो कोण होते हैं, एक अंतःकोण होता है और एक बहिष्कोण होता है प्रत्येक शीर्ष पर, ठीक है। तो अभी हम अंतःकोण सिर्फ देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक है। तो त्रिभुज के इसको मान लेते हैं x, इसको y, इसको z। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। योगफल हमेशा 180 अंश होता है। देखिए अब देखते हैं क्यों होता है 180 अंश। देखिए जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब क्या करेंगे, रचना करेंगे। ज्योमेट्री में आपको रचना करना पड़ता है, ठीक है। रचना कब करना पड़ता है, जब आप दिमाग लगाते हैं तब, ठीक है। दिमाग नहीं लगाएंगे तो रचना नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ रचना करेंगे। सबसे पहले रचना क्या करेंगे, BC के समांतर, ये BC रेखा है या रेखाखंड कह लीजिए या भुजा कह लीजिए, ठीक है। BC के समांतर एक रेखा हम इस A शीर्ष पर खींचेंगे, ठीक है। समांतर क्या होता है, दो भुजाओं बता दिए हैं, ठीक है। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर हो गई, ठीक। इसको हम मान लेते हैं L, ठीक है। तो L और BC के समांतर है, L समांतर है BC के, ठीक। L समांतर है BC के, ठीक। तो ये जब समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाती है, ठीक है। हमने बताया था ये तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा कोई रेखा काट दे तो तिर्यक रेखा हो जाती है। तो ये तिर्यक रेखा हो जाती है। इसको अगर मान लीजिए और बढ़ा देते हैं इधर, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक।
इसको भी बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक। तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो यहाँ देखिए ये कोण, ये कोण, यहाँ देखिए जो कोण ये है, इसको ये बी कोण है, बी कोण ये भी होगा, ठीक है। जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। कैसे? जेड बना रहा है, कौन सा कोण है ये? एकांतर अंतःकोण से। एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक। ये कोण और ये कोण बराबर रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने जेड बनाकर बताया था, है ना। ये कोण बराबर होता है और ये कोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये कोण सी हो जाएगा। अब देखिए पहला ये तो है ये जेड और कौन सा? ये जेड, ठीक है। पहला रूल क्या लगा? ये दोनों अगर समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? एकांतर अंतःकोण से बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखिए कोई सरल रेखा है, उसके अगर यहाँ पर सरल रेखा के बीचों बीच में कौन सा कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है? बताइए। बनता है ना। तो यहाँ से 180 अंश का कोण ये हो जाएगा। तो देखिए अगर जैसे ऊपर बनता है वैसे 180 अंश का कोण नीचे भी बन सकता है ना, ऐसे, तभी तो 360 अंश पूरा होगा। तो यहाँ से भी 180 अंश का कोण बन सकता है कि नहीं? यहाँ नीचे भी बन सकता है 180 अंश का कोण, बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो अब यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 अंश की नहीं, क्योंकि ये सब तीनों कोण एक ही सरल रेखा पे तो हैं। ये कोण ये कोण और बी कोण और सी तीनों एक ही सरल रेखा पर हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कोण यक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना? 180 अंश, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। अब हम प्रैक्टिकल से समझते हैं 180 अंश कैसे होगा। हमने यहाँ पर त्रिभुज काटा है पेपर पे, ये देखिए त्रिभुज काटा है। अब इसको हम ऐसे हम नाम इसकी कोडिंग कर लेंगे। पहले हम यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं इसके सभी भुजाओं को। ठीक, ये कोण अगर मान लेते हैं ए, है ना, या इसको हम मान लेते हैं x, इसको y और इसको मान लेते हैं z, ठीक है। ये सभी कोण है x, y और z। अब क्या करेंगे हम? अब एक हम सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये कोण कितना होगा? ये कोण 180 अंश होगा। एक सरल रेखा पर ये कोण कितना होता है? 180 अंश। अब क्या करेंगे? त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज x, y, z, इन तीनों का कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कितना होगा योगफल, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसको फाड़ लेंगे ऐसे। एक कोण निकल गया z, है ना, और एक कोण ये निकल गया y और z, तीनों कोण निकल गए ना। अब ऐसे रखेंगे इसको इसी रेखा पर, यहाँ पर इस केंद्र को देखिए, इस शीर्ष को इस पर ऐसे रखेंगे। कोण x हो गया, ठीक है। कोण x हो गया ये। अब कोण y ऐसे रख देंगे। ये कोण y हो गया इसके शीर्ष पर ऐसे। और ये कोण क्या हो गया? ये कोण दिख रहा है ना, z हो गया। ये कोण z हो गया। अब देखिए तीनों कोण एक सरल रेखा पर हो गए कि नहीं? तीनों कोण एक सरल रेखा पर हैं कि नहीं, ये बताइए। है ना, तीनों एक सरल रेखा पर। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए पहले वाला ज़्यादा समझ में आया कि ये वाला? हालांकि दोनों एक ही रूल है, बस उसमें आपको तिर्यक रेखा और समांतर रेखा का यूज़ करके बताया गया है। इसमें क्या करा गया है? पेपर को फाड़ करके बताया गया है, ठीक है।
तो आप ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अंतःकोण निकालने का तीसरा रूल है कौन सा, सूत्र द्वारा, ठीक है। पहला रूल क्या था, समांतर रेखाओं द्वारा, दूसरा पेपर द्वारा हमने बताया, तीसरा कौन सा है, तीसरा रूल है फार्मूले द्वारा, ठीक है। तो n-2 इंटू 180, ठीक है। n जहाँ क्या है, n ये बहुभुज है ना, तो ये बहुभुज की क्या है, भुजा है, ठीक है। ये बहुभुज है, n बराबर क्या है, जितने भुजा रहेंगे, ठीक है। n बराबर 3 है, त्रिभुज है। n बराबर अगर 4 है तो चतुर्भुज, जितनी भुजाएं रहेंगी उतना n का मान रहेगा, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज है तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तो 3 - 2 करेंगे और इंटू 180, ये अंतःकोण निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से 3 में से 2 गया 1 गुणे 180 बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो किसी भी आकृति का अंतःकोण निकालने का यह फार्मूला है, अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला है, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। योगफल का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, ठीक है। यहाँ इंटू रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता ना। और इसी तरीके से अगर प्रत्येक कहे तो प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा, यह था योगफल, यहाँ प्रत्येक अंतःकोण आएगा, ठीक है। यहाँ योगफल आता है, यहाँ एक एक आएगा, ठीक है। प्रत्येक मतलब एक एक, तो n-2 इंटू 180 बटे कितनी भुजाएं n है तो n लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक निकालना, जैसे त्रिभुज का निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 आएगा ऊपर वाला, और नीचे कितना आएगा 3, तो 3 छक 18, प्रत्येक कोण कितना आएगा 60, ठीक है। ये प्रत्येक किसके लिए आता है, समबाहुभुज के लिए, ठीक है। समबाहुभुज, जब बहुभुज पढ़ाएंगे बताएंगे, है ना, समझेंगे, ठीक है। तो उसमें बताएंगे समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विकर्ण, सब देख ही लेते हैं, यहाँ पर बार बार कौन आएगा। विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला होता है n-3/2 होता है, ठीक है। n-3/2 होता है। तो जैसे n क्या है, त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में n बराबर कितना 3 है, तो n की जगह 3 रखेंगे और 3 - 3 बटे 2, तो 3 में से 3 गया कितना आएगा 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ 2, 3 0 0, तो 0 बटे संख्या बराबर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, 0 बटे संख्या बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, और संख्या बटे 0 बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। 0 बटे संख्या बराबर 0 और संख्या बटे 0 बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, मतलब त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। विकर्ण क्या होता है, किसी भी बहुभुज की एक शीर्ष से दूसरे सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, ठीक है। अब जैसे चतुर्भुज में निकालना है तो यहाँ 4 रखेंगे, ठीक है। n की जगह पर 4 रखेंगे, 4 - 3 और बटा 2, 4 में से 3 गया 1, यहाँ से 4 गुणा 1 बटा 2, 2 दूना 4, विकर्ण कितने आ गए 2। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरीके से हम सभी बहुभुज की निकाल सकते हैं विकर्ण, ठीक है। और 1-2 फार्मूले हैं, उसको भी देख लीजिए इसी में। देखिए एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक। और उसके बाद प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, अगर कहे प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360 बटे n। n क्या है, n भुजा की संख्या है। ये किस में होता है, ये सिर्फ समबाहुभुज में होता है, जिसमें भुजा की संख्या समबाहुभुज, जिसमें भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो, जिसमें सभी भुजा की लंबाई बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है। और भुजाओं की संख्या अगर यहाँ से ज्ञात करना हो तो भुजाओं की
संख्या, भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो क्या आएगा, 360 बटे 1 बाय कोण, 1 बाय कोण, ठीक है। ये भी किस में है, समबाहुभुज में, समबाहुभुज, ठीक है। ये किस में है, समबाहुभुज में। तो ये होते हैं क्या, सभी बहुभुज के फार्मूले, ठीक है। सभी बहुभुज के फार्मूले, सभी में ये फार्मूला लगेगा, मतलब समबाहुभुज, कहीं कहीं समबाहुभुज कहीं विषम बहुभुज, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ बता दिया बहुभुज के जितने फार्मूले हैं, उसके बाद जब हम बहुभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे बहुभुज के फार्मूले। तो एक बार यहाँ हो गया, फिर एक बार जब वहाँ पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। जब एक बार कोई चीज़ पढ़े रहते हैं तो जब दोबारा पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो जल्दी से रिसीव होती है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसको बचपन में किसी नाम को बता दीजिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अगर बता दीजिए कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, तो एक बार जब वो सुने रहेगा किसी का नाम, किसी भी, जैसे किसी भी विटामिन का नाम, किसी कोई भी चीज़ का नाम अगर वो एक बार सुना है तो बाद में जब वो पढ़ेगा तो उसके माइंड में ज़रूर क्लिक होगा, है ना। तो उसको जल्दी से याद हो जाएगा कि हाँ हमने इस नाम को कहीं सुना है, तो रिलेट करने की कोशिश करेगा। जब रिलेट करेगा तो उसको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो माइंड में जल्दी से रिसीव होता है, जल्दी से हमें समझ में आता है, ठीक है। आई होप सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।